पे आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी ये मुद्दा उठा था, सबसे पहले जब कोर्ट का फैसला आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। और जो 2 साल की सज़ा दी जा रही है, जज साहब को भी मालूम है कि अगर एक दिन कम देते तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। तो जज साहब को भी ये बात मालूम थी, और वही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि किस आधार पे आपने मैक्सिमम सेंटेंस दी है। वही बात मैंने पहले भी कही, और 23 मार्च जब ईवीएम की मीटिंग हुई शरद जी की सदस्यता में, और आप लोग पत्रकारों ने मुझे ये बात पूछी, आपने भी पूछी, मैंने तभी भी ये कहा था कि ये 2 साल की सज़ा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और किस लिए 2 साल की सज़ा? ये तो टिप्पणी की है किसी के बारे में, और टिप्पणी की कर्नाटका में, और याचिका फाइल होती है गुजरात में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग किसी भी मामले में कोर्ट्स के द्वारा प्रयास करते हैं कि उनको ऑर्डर मिल जाए, और जब मिलता है तो जो जिसके खिलाफ ये ऑर्डर लेते हैं वो बेचारा 1 महीना 2 महीना 6 महीना अदालतों में जाता रहता है। आपको मालूम है कि यही बात इन्होंने आज़म खान के साथ की, यही बात उसके बेटे के साथ की, यही बात दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हैं। और जिस तरह से कोर्ट्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है, जैसे तीस्ता शीतल बात का इस्तेमाल, यही हो रहा है कि भाई एक कोर्ट ने टिप्पणी की, अगले दिन उन्होंने एफआईआर कर दिया। तो मतलब ये है कि ये जो मामला है ना, कोर्ट्स के द्वारा, कोर्ट्स में याचिकाएं डाल के उनके द्वारा प्रयास करना कि कोई ऑर्डर मिल जाए, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट्स को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि क्यों ये याचिका दायर कर हुई जा रही है। मैं रोज़ के रोज़ देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, याचिका डाली जाती है एक राजनीतिक एजेंडा को लेकर, और फिर कोर्ट में वो मामला चलता रहता है। सर, बड़ा सवाल ये है, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बड़ी अहम कही, जो आपकी सजा वाला पॉइंट कह रही थी, और ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर के अंदर किस वजह से सजा हो रही है उसके ज़्यादा जो कॉन्डक्ट उस वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का ध्यान नहीं रखा गया, कि कौन रिप्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं रखा गया। सर, अब ये ज़्यादा बात करी गई कि सांसद को क्या करना है, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को के लिए बारे में ज़्यादा सेंट्रिक फोकस चीज़ें थी, जो मजमून समझ में आ रहा था। उसको आप कैसे देखते हैं? और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने किस आधार पे जो फैसले दिए, कोई आधार है उसकी? क्योंकि आप एक देश के जाने माने वकील भी हैं राजनेता के साथ साथ, तो उस पर क्या लगता है? पहले तो यही बात है कि क्रिमिनल डेफेमेशन ये एक कानूनी ख़त्म होना चाहिए। ऐसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ को मानहानि का मुकदमा किसी के खिलाफ किया है और उसने मानहानि की है, तो आप सिविल डैमेजेस लीजिए, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 1 करोड़, आप सिविल डैमेजेस लीजिए। जेल में जाने का क्या मतलब है? किस लिए जेल में जाना है? ये तो, और बाकी देशों में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये चलता आ रहा है। मुझे याद है कि जब लालू जी के खिलाफ ये मामला हुआ था, तो यही हमने रखा था कि भाई जब तक हायर कोर्ट फैसला नहीं करते तब इसका स्टे होना चाहिए। एनीवे, वो बात तो ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो याचिका डालकर प्रयास करना कि कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए, स्पीच कहीं और हो और गुजरात में चले जाएं, तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट्स को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि किस लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और कोर्ट्स को तो मालूम था कि अगर मैं 2 साल की सज़ा दूंगा तो सदस्यता चली जाएगी, और इस बीच कंस्टिट्यूएंट्स को उस कंस्टिट्यूएंसी को कौन रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में? तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कोर्ट्स को चौकन्ना रहना चाहिए। सर, अब एक बड़ा जो है फैसला इस बात के लिए है, जो कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि एक जिस त्वरित स्पीडी तरीके से त्वरित कार्रवाई की गई थी उनको डिस्क्वालीफाई करने की, और तुरंत ही सब चीज़ों के नोटिस हो गए थे, चाहे वो घर इवैक्यूएट करने, घर खाली करने का हो और सस्ता का, उस त्वरित गति से क्या कार्रवाई होगी? अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए और प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, ये राजनीति से हटेंगे नहीं, कभी नहीं हटेंगे। इनका तो केवल एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से ऑपोजिशन के जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई शुरू करो, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे उनके बेटे हो हेमंत हो, चाहे बाकी मुख्यमंत्री हों,
सबके खिलाफ, और केवल उनके खिलाफ ही नहीं, उनके सारे मंत्रियों के खिलाफ भी कोई ना कोई फर्जी एफआईआर दायर कर लो। जैसे ही ये फर्जी एफआईआर दायर करो, तुरंत ईडी उस पे आ जाती है और फिर छापे मारती है, फिर और बातें करती है, फिर कहती है कि यहाँ तो बहुत भारी करोड़ों रुपया का घपला हुआ है। और जो घपले की बात 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी कर रहे थे एक शख्स के खिलाफ, उसी शख्स को इन्होंने फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो नैतिकता कहाँ रही? मतलब कि आप ऑपोजिशन लीडर्स को करोगे जैसे कि हिंदुस्तान में कोई भी बीजेपी सरकार हो, वहाँ कोई छापा नहीं पड़ेगा, वहाँ कोई ऐसी एफआईआर नहीं दर्ज होगी, वहाँ कोई ईडी नहीं जाएगा। तो हिंदुस्तान के दो उसमें बटा हुआ है ना, जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं और जहाँ भाजपा की सरकारें हैं। जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ करप्शन ही करप्शन है, करोड़ों का करप्शन है। और जहाँ बीजेपी सरकार है वो तो एक मतलब के बर्फ़ की जैसे सफ़ेद हैं, स्नो वाइट हैं, उनके खिलाफ तो कोई हो ही नहीं सकता। और जहाँ केंद्र है, अरे केंद्र में आप एक रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट को नहीं हटाए जिसने अपने बच्चियों के साथ दुरुपयोग किया, उसके खिलाफ चार्जशीट हो गई, उसको नहीं हटा पाए। मंत्री जिसने, आपको मालूम है कि यूपी में क्या हुआ, जैसे कि एक जीप ने लोगों को कुचल दिया, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाए। और इन लोगों को जब इनके खिलाफ याचिका होती है तो तुरंत बेल हो जाती है, और जो विपक्ष के लोगों के साथ याचिका होती है वहाँ बेल होती ही नहीं। अब मुझे बताओ किस लिए सिसोदिया साहब आज बेल में है, आज को जेल में है, और किस लिए सत्येंद्र जैन जेल में है? कभी ऐसा आप देखना। तो मतलब ये है कि कोर्ट्स को भी अब चौकन्ना होना पड़ेगा कि कोर्ट्स का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सर, सदस्यता बहाली के ऊपर क्या प्रोसीजर है, आप अगर समझा पाएँ कि क्या प्रोसीजर है और कितनी जल्दी अब सदस्यता राहुल गांधी की रीइंस्टेट हो जाए? देखिए ऐसा है, अगर ये लोग राजनीति नहीं करें तो मंडे को राहुल गांधी को लोकसभा जाना चाहिए। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, राहुल गांधी को वहाँ हिस्सा लेना चाहिए, अगर ये राजनीति नहीं करें तो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका संवैधानिक कर्तव्य है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कन्विक्शन को हमने स्टे कर दिया है, तो कन्विक्शन तो रही नहीं। और अगर कन्विक्शन नहीं रही तो किस आधार पे आप कहोगे कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, लोकसभा में नहीं जा सकते? कोई आधार नहीं है। लेकिन अगर आप राजनीति करना चाहते हो तो फिर आप कहोगे कि कोर्ट हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती, कोर्ट का हक नहीं है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो ये मामले उठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस देश की पॉलिटिक्स कोर्ट्स के द्वारा चलाई जा रही है। So my last question is to you. How do you see the Supreme Court had stayed the conviction of Rahul Gandhi yesterday, and now the foremost and important question is that how much time will be taken, and should we say that the membership of Rahul Gandhi in Parliament has been reinstated with immediate effect after the Supreme Court's verdict? Oh, absolutely, absolutely. See, the first thing is that as and when this happened originally, I was the first person to say that this decision is wrong. A speech made in Karnataka, a petition filed in Gujarat, and the court gives a 2-year sentence. That's the maximum sentence, knowing full well that he will lose his membership in Parliament. Court should be aware of all these things, and I'm sure that the learned trial judge was aware of all this, and I'm sure that the High Court was aware of all this. And when I think on March 23rd, when there was a meeting on the EVMs under Sharad Pawar's chairmanship, all you people asked me the same question, and I said the same thing, that why should he give a sentence of 2 years? The judge would have known that Rahul Gandhi will lose his membership in the Lok Sabha, and that this particular conviction was completely wrong. It's been proved to be right, and for the reasons that I said on March 23rd, 2023. And now, of course, with the Supreme Court saying that the conviction is stayed, there is no occasion for Rahul Gandhi not to go to Parliament, and there is no occasion to again play politics. And I think the court should be aware that when petitions like this are filed in whichever court, trial court, high court, Supreme Court, courts should be aware that they should not be used in any way for the purposes
because the agenda in filing such a petition is a political agenda. And the court should be a little sensitive and concerned and not allow themselves to be in a situation where these kind of orders are made. But my last question is to you, sir. How do you see the whole scenario of Parliament when it comes to the logjam also, both the houses over the issue? See, देखो, no institution can run without a collaborative exercise, because what is Lok Sabha? It is a mosaic of representation of every part of this country, right? No part of this country should be left out in that mosaic with reference to proceedings in Parliament. So the treasury benches have to be generous in recognizing the concerns of the opposition. And the opposition should also be generous in recognizing that the House must run because legislations have to be passed and debates have to take place. But the generosity must start from the treasury benches. Now, if you say we're not going to allow a debate in Manipur for more than 2.5 hours, right? And if you say that Prime Minister may not come or will not come, then what's the point of having the debate? Because the Prime Minister will have to be asked as to why he kept quiet till the Supreme Court, Chief Justice of the Supreme Court, mentioned about Manipur and the concern that he expressed about violence against women. And that Manipur situation was well known to them. And that started on May 4. Nobody can say that the Prime Minister didn't know about it. He must have been even informed while he was abroad. So this is a matter of great concern. In fact, if you ask me, the rules of procedure of Parliament have to be changed. At least 2 days a week. Subjects that the opposition wants to discuss must be allowed to discuss without condition. And the balance, the opposition should not stand in the way for passing bills and for a constructive debate. But sir, this question will be asked to you also, because you were in government for 10 years. This could have been come over on that time also. But we never did this. There was always a collaborative way of dealing with the opposition. And we had in the business advisory meetings, and I was part of it, we agreed to what the opposition wanted. And the opposition did exactly the same thing, if you remember, whether it was 2G or in other matters, they didn't allow the House to run. Then, of course, it was fine, because then it was a matter of democracy. Now we are in a stumbling block to democracy. It's somewhat curious. So last question, because you are a member of Rajya Sabha. In Rajya Sabha, the opposition parties are now saying that we are okay with the Rule 167. Earlier they were demanding Rule 267. That's correct. And Treasury benches were pressuring for Rule 176. I know that. Now they proposed the middle path. That the Prime Minister need not come. And now the opposition parties are saying that earlier the Treasury benches, the leader of the House said, yes, we will consider this, but now they are not considering this. They don't want a debate in Manipur. What will they consider? The kind of failure of administration, the kind of lackadaisical way in which they dealt with the problem, the kind of as if Manipur was not something at the center of their concerns when Manipur was burning and women were being violated. I mean, this is shocking, and no, they don't want a discussion because they will be exposed in the process.